कहानी की शुरुआत में हमें चैन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए आया था। चैन कभी बहादुर मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था, पर सालों तक की देश की सेवा करने के बाद उसने मिलिट्री से रिटायरमेंट ले लिया। चैन अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई शुरुआत करने की सोचता है, जिसके बाद उसने एक टीचर बनने की सोची, क्योंकि एक शिक्षक बनना हमेशा से ही उसका सपना रहा था। चैन चाहता तो किसी भी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा सकता था, पर वो अपने पुराने स्कूल में ही वापस जाने का फैसला करता है, जहां उसने बचपन में पढ़ाई की थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में आते ही उसने अपने प्रिंसिपल की मूर्ति देखी, जिसकी नाक टूटी हुई थी। ये देखकर चैन की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि जब वो 5वीं क्लास में था तो उसी ने वो मूर्ति तोड़ी थी। इसके बाद चैन ने स्कूल के नए प्रिंसिपल को अपना जॉब एप्लीकेशन दिया। प्रिंसिपल ये जानकर काफी खुश होते हैं कि उनके स्कूल में एक सोल्जर पढ़ाने आ रहा है, पर जब उन्हें पता चला कि चैन को टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा बदमाश है, इसलिए ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस्ड टीचर ही चाहिए। उसे ये नौकरी देना मुश्किल था, पर तभी चैन ने उन्हें अपना रिकमेंडेशन लेटर दिखाया, जिस पर एक बड़े अधिकारी के साइन थे। उस लेटर को देखकर प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं। अब वो चाहकर भी चैन को इस नौकरी के लिए मना नहीं कर सकता था। हालांकि प्रिंसिपल ने उसे कुछ कंडीशंस बताई। फंडिंग की कमी के चलते उसे बहुत कम सैलरी दी जाती, और तो और काम करने के घंटे भी फिक्स नहीं थे। पर चैन को पैसों से कोई लेना देना नहीं था। वो मुस्कुराते हुए उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे बस बच्चों को पढ़ाने से मतलब था। हालांकि प्रिंसिपल चैन को स्कूल की सबसे बदनाम क्लास को पढ़ाने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में दिलचस्पी रखते थे और टीचर्स की बात मानने के बजाय उन्हें परेशान करने में उन्हें ज्यादा मजा आता था। इसके बाद हमें ली नाम के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट माफिया को दिखाया जाता है, जो लोगों की जमीनों को जबरन सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगे दामों में बेच दिया करता था। इस बार उसकी नजर उस स्कूल की जमीन पर थी। वो किसी भी तरह उस स्कूल को बंद करवाना चाहता था, ताकि वो वहां की जमीन हथिया कर वहां एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा सके। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि स्कूल में किसने कदम रखा है। आज चैन का स्कूल में पहला दिन था, पर जैसे ही वो क्लास को पढ़ाने के लिए पहुंचा, वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। क्लास की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो क्लासरूम नहीं, बल्कि दोस्तों की बर्थडे पार्टी चल रही हो। कोई स्टूडेंट बेंच पर आराम से सो रहा था, तो कोई गिटार बजाकर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ बच्चे वहीं बैठकर नूडल्स बना रहे थे। पढ़ाई को छोड़कर उस क्लासरूम में सब कुछ हो रहा था। बाकी स्टूडेंट भी अपनी अपनी मस्ती में इतने खोए हुए थे कि चैन के क्लास में आने का उन पर कोई असर ही नहीं होता। बेचारे चैन को कोई भाव तक नहीं देता। हालांकि ये देखकर चैन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि एक समय वो भी कभी क्लास का सबसे हरामी बच्चा हुआ करता था। वो चुपचाप पूरी क्लास में घूमने लगता है और बस नोटिस करता है कि ये कर क्या रहे हैं। उसने जब उस मैगी वाले लड़के को मैगी में मसाले के 2 पैकेट्स डालते हुए देखा, तो उसने बताया कि इन मसालों में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर ऐसी ही चटपटी मैगी बनाओगे तो एक दिन दिल छुट्टी पर चला जाएगा। हार्ट अटैक से बचना चाहते हो तो सिर्फ आधा पैकेट मसाला ही डाला करो। फिर वो गिटार बजा रहे लड़के से बोलता है, इतना अच्छा बजा रहे हो, उम्मीद है लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। इसके बाद वो एक और लड़के के पास जाता है जो क्लास में वीडियो गेम खेल रहा था। चैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर उसका गेम में इतना ज्यादा फोकस था कि उसने चैन की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। चैन उसे मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के नुकसान के बारे में बताने लगता है, पर लड़के के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक लड़का क्लास में घोड़े बेचकर सो रहा था, पर जैक ने उसके कान में इतनी जोर से गुड मॉर्निंग बोला कि उसकी नींद उड़ गई। कोई और टीचर होता तो क्लास में आते ही चिल्लाने लगता, पर चैन के इस अनोखे अंदाज को देखकर सभी स्टूडेंट्स का अटेंशन उसकी तरफ जाने लगता है। चैन मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसने बोर्ड पर चाइनीज में अपना नाम और नंबर लिखा, पर चाइनीज में उसकी लिखावट इतनी बेकार थी कि पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इससे अच्छा तो एक 4 साल का बच्चा लिख लेता है। चैन को लगा था जब बच्चों को जरूरत पड़ेगी तभी वो फोन करेंगे, पर उसे क्या पता था कि उसके नंबर का उद्घाटन एक प्रैंक कॉल से होने वाला है। तभी एक शरारती स्टूडेंट उसके लिखे नंबर पर कॉल करता है और मजाक में कहता है, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो चुपचाप ये क्लास छोड़कर चले जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब अपना फोन लिए खड़े थे। अब वो कैसे पता करता किसने उसे फोन करके ये धमकी दी थी। बच्चों ने उसके पर्सनल नंबर को मस्ती करने का हेल्पलाइन नंबर बना दिया था, पर इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय वो हंसकर इसे टाल देता है। उसे बिल्कुल भी परेशान न देखकर बच्चे दोबारा अपनी पुरानी हरकतों में लग जाते हैं और उसे फिर से नजरअंदाज करने लगते हैं। जिसके बाद चैन टेबल से एक चौक उठाकर उसे क्लास के फायर स्प्रिंकलर पर दे मारता है, जिससे क्लासरूम में पानी की बारिश होने लगी। सब बच्चे अपना बैग उठाकर इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि चैन छाते के नीचे खड़ा उन सब के मजे लेता है।
अब सबका पूरा ध्यान चैन की तरफ था, जिसके बाद चैन मुस्कुराते हुए दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है अब से यही उनकी नई क्लास होगी और वो चाहता है कि सब स्टूडेंट्स नई शुरुआत करें। क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के 5 सबसे बदमाश बैक बेंचर्स का एक ग्रुप स्पोर्ट्स रूम में जाकर सिगरेट पीने लगता है। वो सब इस नए टीचर से बहुत परेशान थे, पर उनमें से एक स्टूडेंट कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये भी ज्यादा से ज्यादा बस 1 हफ्ता ही इस स्कूल में टिकेगा। इस ग्रुप का लीडर, जिसे अपने क्लास की सबसे होनहार लड़की पर क्रश होता है, जब उसके दोस्तों ने उसे उसकी फोटो देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो वो समझ गए कि जैक क्लास की टॉपर लड़की पर लट्टू हो चुका है, जिसके बाद जमकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां अमीर और घमंडी लड़कों का ग्रुप आ जाता है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें इन गरीब लोगों से बदबू आती थी। दोनों गुट एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर उनके बीच टकराव होता रहता है। बास्केटबॉल टीम के लड़के जैक की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैक उनसे लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो हाथ उठाता तो वो तुरंत प्रिंसिपल से शिकायत कर देते कि वो स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पी रहे थे। पर जैक शांत बैठने वाले बच्चों में से नहीं था। ऐसी ही नहीं, वो स्कूल के सबसे हरामी बच्चों का लीडर था। स्पोर्ट्स पीरियड में जब बास्केटबॉल टीम मैदान में प्रैक्टिस कर रही होती है, तब जैक अपने दोस्तों के साथ उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसने देखा कि वो लड़का उसकी क्रश पर लाइन मार रहा है, जो देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो चुपके से मैदान के किनारे एक बोतल फेंक देता है और जब बास्केटबॉल टीम का कैप्टन लड़की पर लाइन मारने बिजी था, तभी उसका पैर उस बोतल पर पड़ गया, जिससे वो बैलेंस खोकर सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। उसे गिरता देखकर जैक और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश टीचर उन्हें ये हरकत करते देख लेती है और उन्हें उनकी इस बदतमीजी के लिए सजा सुना देती है। पर ये शरारती बच्चे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। सजा से बचने के लिए वे टीचर के साथ ही एक प्रैंक कर देते हैं। वो चालाकी से उसकी टेबल पर पानी गिरा देते हैं और जैसे ही टीचर अपना डेस्क साफ करने में व्यस्त होती है, वे मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल काफी टेंशन में होता है, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन लगातार खराब होती जा रही थी। खराब रिजल्ट और अनडिसिप्लिन माहौल की वजह से एजुकेशन बोर्ड स्कूल की सालाना फंडिंग में करीब 20% की कटौती करने वाला था। इसी कारण बोर्ड के कुछ अधिकारी स्कूल का चेकिंग करने पहुंचे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या कारण है कि हर दिन स्कूल की परफॉर्मेंस इतनी खराब होती जा रही थी। उधर चैन एक बार फिर अपनी क्लास को पढ़ाने जाता है, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने उसके लिए पहले से ही एक नई शरारत तैयार कर रखी थी। उन्होंने दरवाजे के ऊपर पानी से भरी एक बाल्टी रख दी, ताकि जैसे ही चैन अंदर आए पूरा पानी उसके ऊपर गिर जाए। लेकिन जैसे ही चैन दरवाजा खोलता है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग काम आ जाती है। वो तेजी से गिरती हुई बाल्टी को हाथ से दूर धकेल देता है, जो सीधा एक स्टूडेंट के ऊपर जा गिरी। ये देखकर पूरी क्लास दंग रह जाती है, क्योंकि उनका प्रैंक बुरी तरह फेल हो चुका था। चैन कहता है, मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। ये बाबा आदम के जमाने वाले प्रैंक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे। इसके बाद चैन बिना गुस्सा किए आराम से पढ़ाना शुरू कर देता है। उसे पता चला था कि उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स चोरी छिपे सिगरेट पीते हैं। अचानक उसकी नजर जैक पर पड़ती है और वो उससे सिगरेट का पैकेट मांगता है। चैन पहले ही समझ चुका था कि जैक स्मोकिंग करता है, पर वो उसे सिगरेट छोड़ने के ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहता था। जैक थोड़ी झिझक के बाद अपना पैकेट उसे दे देता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये नया टीचर करने क्या वाला है। चैन पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और क्लास के स्टूडेंट्स से सवाल पूछता है, क्या कोई बता सकता है कि सिगरेट बनाने में कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं? बच्चों को उसके सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके बाद चैन इस खेल को और इंटरेस्टिंग बना देता है। वो कहता है, जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा वो बिंदास आज की क्लास को छोड़कर जा सकता है, वो उसे नहीं रोकेगा। क्लास बंक करने का नाम सुनते ही अचानक ही सबके कान खड़े हो गए। जैक के ग्रुप का एक लड़का फट से चैन को उस सवाल का जवाब दे देता है, जिसके बाद चैन ने वादे के मुताबिक उसे जाने दिया। उसे जाता देख बाकी के स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो डेस्क बजाकर शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें क्लास छोड़कर घर जाने का मौका मिलना चाहिए था। चैन उनकी इस एक्साइटमेंट का फायदा उठाकर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को सिगरेट थमा देता है। फिर वो उनसे सवाल पूछता है, आखिर सिगरेट पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? चैन ये जानता था कि अगर वो सीधे सिगरेट के नुकसान गिनाने लगेगा तो कोई भी उसकी बात गंभीरता से नहीं सुनेगा, इसलिए वो पढ़ाने का एक अलग तरीका अपनाता है। वो स्टूडेंट्स को समझाता है कि धूम्रपान करने से फेफड़ों के अंदर कैसे जहरीला तार जमा होता है और ये धीरे धीरे शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। उसने बताया कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को निकोटीन का आदी बनाकर उनसे अरबों रुपयों का व्यापार करते हैं। ये सब सुनकर बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। बच्चों को अब उसके हर सवाल का जवाब देने में मजा आने लगा था। उधर बोर्ड मेंबर्स जो वहीं से गुजर रहे थे, वो जैक को क्लास में सिगरेट पीता हुआ देख लेते हैं।
इस बात से अनजान कि यहाँ बस डेमो चल रहा था। वो प्रिंसिपल को खूब सुनाते हैं। अब तो कोई चांस ही नहीं था कि उन्हें फंडिंग मिले। वो वार्निंग देते हैं कि अगर इस साल स्कूल के रिजल्ट में कोई सुधार नहीं आया तो सरकार इस स्कूल को बंद कर देगी। तभी कुछ देर बाद घंटी बजती है और चैन सभी से उनकी सिगरेट वापस मांग लेता है। हालांकि जैक और उसके दोस्तों का मन नहीं होता, लेकिन मजबूरी में उन्हें भी अपनी सिगरेट लौटानी पड़ती है। लंच ब्रेक में जब वो खाना खाने के लिए जा रहे थे, तभी एक अमीर लड़का जानबूझकर रास्ते में टांग अड़ाकर जैक को नीचे गिरा देता है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उनका लीडर जैक को लावारिस कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद जैक उड़ते हुए सीधा उसकी छाती पर एक जोरदार लात जड़ देता है। देखते ही देखते स्टूडेंट्स एक दूसरे पर कुर्सियां, टेबल और जो भी हाथ लगता है फेंकने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस को बीच में आकर इस मैटर को सॉल्व करना पड़ा। इस हंगामे के बाद स्कूल फैसला करता है कि चैन की क्लास के उन 5 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि ऑफिसर्स का मानना था कि लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की थी। बाद में जब चैन प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जैक अब भी उन्हीं स्टूडेंट्स से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्हें रोकने के लिए वो खुद बीच में कूद पड़ा और जैक को समझाया कि लड़ाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। पर जैक कहता है ये स्कूल कभी भी सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता। उसके मुताबिक अमीर परिवारों के बच्चों को हमेशा बचा लिया जाता है, जबकि गलती चाहे किसी की भी हो, सजा हमेशा गरीब स्टूडेंट्स को मिलती है। चैन कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन सबसे बेहतर हो तो साबित करो। इस तरह किसी पर हाथ उठाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसकी रिक्वेस्ट पर स्कूल उन्हें एक और मौका देने को तैयार था, पर कंडीशन ये थी कि सस्पेंड किए हुए बच्चों को एक माफीनामा लिखना होगा कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैक के सारे दोस्त अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए माफीनामा लिख देते हैं, पर जैक किसी से माफी नहीं मांगने वाला था। वो अगले दिन से स्कूल आना ही बंद कर देता है। एक शाम स्कूल खत्म होने के बाद चैन जैक और उसके दोस्तों की फाइलें निकालता है ताकि वो उनकी जिंदगी और परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ सके। सबसे पहले उसे गॉर्डन की फाइल मिलती है, जो पाकिस्तान से आया एक इमिग्रेंट था और मुस्लिम होने की वजह से उसे अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने कई बार उस पर चोरी के झूठे आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत तक दर्ज करवाई थी, बस इसलिए कि उसकी स्किन का कलर चाइनीज लोगों से मेल नहीं खाता था। इसके बाद चैन जूलिया की फाइल पढ़ता है। जूलिया की सबसे बड़ी तकलीफ थी कि उसके पिता कभी उसे अपनापन नहीं दे पाए। वो हमेशा कहते थे काश उसकी जगह बेटा पैदा हुआ होता। जब बाद में उनके घर एक बेटा हुआ तो उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया और राजकुमार की तरह पाला, लेकिन जूलिया को हमेशा नजरअंदाज किया गया। अपने पिता का प्यार पाने के लिए गॉर्डन ने हर मुमकिन कोशिश की। उसने लड़कों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, लड़कों वाले खेल खेलने लगी, यहाँ तक कि अपने बाल भी छोटे करवा लिए ताकि उसके पिता उसे स्वीकार कर सकें। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। फिर चैन क्रिस और डैनी नाम के 2 जुड़वा भाइयों की फाइल खोलता है। बचपन में ही उनकी माँ उन्हें छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। इस हादसे ने उनके पिता को अंदर तक तोड़ दिया और धीरे धीरे उन्हें शराब की लत लग गई। घर की बिगड़ती हालत से बचने के लिए डैनी ने खुद को वीडियो गेम्स की दुनिया में खो दिया, जबकि परिवार की जिम्मेदारी काफी हद तक क्रिस के कंधों पर आ गई। वो पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम भी करता था ताकि किसी तरह घर का खर्चा चल सके। इसके बाद वो जैक की फाइल खोलता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसमें जैक के अतीत या परिवार से जुड़ी कोई जानकारी मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ हमें जैक दिखाई देता है, जो स्कूल के बाद एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। ये होटल उसी माफिया का था जिसकी स्कूल की जमीन पर नजर थी। जैक उन्हें स्कूल की जमीन हथियाने की बात करते हुए सुन लेता है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहता था कि स्कूल जितनी जल्दी टूटे उतनी जल्दी उसके दिल को सुकून मिले। जैक ड्रिंक सर्व कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर ली के महंगे लाइटर पर पड़ती है। मौका देखकर वो उसे चुरा लेता है, पर बदकिस्मती से ली को उस पर शक हो जाता है, जिसके बाद ली के आदमी उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। ली ने जब उसकी आईडी चेक की तो उसे पता चला कि ये तो उसी स्कूल का स्टूडेंट है। वो बोला, पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ टेबलें साफ कर रहे हो। उसे और मारने के बजाय ली उसे कुछ पैसे देता है और उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है, क्योंकि आगे चलकर वो उसके बहुत काम आने वाला था। इसी बीच चैन एक एक कर स्टूडेंट्स से मिलना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो गॉर्डन के पास गया। चैन ने उसे कुछ गुंडों से बचाया जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। उसे पता चला कि लोग बचपन में उसका मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए उसे स्टेज पर जाने से डर लगता था। पर चैन ने देखा कि पास में ही एक आदमी गाना गा रहा था। वो उसका माइक लेकर बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। वो बोला, अगर मेरे जैसा आदमी इतने लोगों के सामने गा सकता है तो तुम क्यों नहीं। चैन को इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने देख गॉर्डन का हौसला भी बढ़ जाता है, जिसके बाद अपनी झिझक छोड़कर बैंड के साथ शामिल हो जाता है।
पहली बार इतने बड़े दर्शकों के सामने परफॉर्म करके उसे बेहद खुशी महसूस होती है, जिससे उसका डर हमेशा के लिए छूमंतर हो गया। दूसरी ओर ब्रूस और क्रिस की जिंदगी में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। एक रात उनके पिता नशे की हालत में उनसे अपने लिए शराब लाने को कहते हैं, लेकिन दोनों भाई साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर उनके पिता भड़क जाते हैं और गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं। अगले दिन चैन उनके पिता से मिलने जाता है और उन्हें समझाता है कि एक पिता होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। वो उन्हें सलाह देता है कि अगर वे सच में अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें शराब छोड़कर कुछ वक्त के लिए नशा मुक्ति केंद्र में चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जूलिया के पिता उसके लिए मेकअप का सामान खरीद कर लाते हैं और कहते हैं उसे लड़कियों की तरह रहना चाहिए। अगर वो ऐसे ही रही तो कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे, लेकिन जूलिया अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। गुस्से में आकर वो सारा मेकअप अपने छोटे भाई के चेहरे पर पोत देती है और कार लेकर जाने लगती है। पर तभी चैन सामने आ जाता है और उसे समझाता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है। फिर चैन मुस्कुराते हुए कहता है अगर उसे सच में ड्राइविंग करनी है तो मेरे साथ चलो। इसके बाद दोनों एक गो कार्ट रेस ट्रैक पर पहुंचते हैं, लेकिन चैन ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उसने जूलिया के पिता को भी वहां बुलाया था, क्योंकि वो चाहता था कि बाप बेटी एक दूसरे को नए नजरिए से समझे। डैड कहते हैं अगर तुम जीती तो जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें हाई स्कूल के बाद एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करनी होगी। इसके बाद दोनों के बीच रेस शुरू होती है। रेस के दौरान साफ नजर आता है कि दोनों के बीच कितनी नाराजगी भरी हुई है। वो एक दूसरे की परवाह करने के बजाय सिर्फ जीतने पर ध्यान दे रहे होते हैं। इसी जल्दबाजी में दोनों ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं और तभी अचानक एक बड़ा ट्रक जूलिया की गो कार के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर उसके पिता की सांसें थम जाती हैं और वो वहीं टूटकर रोने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद जूलिया सुरक्षित बाहर निकल आती है। अपने पिता को इस तरह उसके लिए रोते हुए देखकर उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता उससे नफरत नहीं करते, बल्कि उससे बेहद प्यार करते हैं। वो अलग बात है, उन्हें जताने में मौत आ जाती थी। उधर हम क्रिस और डैनी के डैड को देखते हैं। रिहैब में जाने की वजह से उनकी शराब पीने की आदत में काफी सुधार आ चुका था। वो अपने बेटों से माफी मांगते वक्त काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो वादा करते हैं कि आइंदा वो कभी शराब को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखेंगे। दोनों बेटे भी उन्हें माफ कर देते हैं और सालों बाद उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। उधर हम जैक को देखते हैं जो ली के लिए काम करने लगा था। ली कहता है इतने कम उम्र में भी तुम काफी समझदार हो, पर सिर्फ समझदार होना काफी नहीं है, तुम्हें मेरी तरह निर्दयी भी होना पड़ेगा। वो उसे परखने के लिए उसे एक नया काम सौंपता है। वो बोला एक बहुत बड़ी MMA फाइट होने वाली है जिसमें मेरा फाइटर लड़ने वाला है। ली चाहता था कि उसका बॉक्सर ये फाइट जानबूझकर हार जाए, क्योंकि हारने वाले को ज्यादा पैसे मिलते, पर उसके फाइटर ने ऐसा करने से मना कर दिया। अगर वो जीत जाता तो ली का काफी नुकसान होता, इसलिए वो चाहता था कि अगली फाइट से पहले जैक चुपके से उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दे ताकि वो कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाए। जैक ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। लेकिन ली उससे वादा करता है कि अगर वो उसका काम करेगा तो उसे बदले में ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिसके बाद जैक इस काम के लिए राजी हो गया। उधर चैन जैक के घर पर जाता है जहां उसे उसकी बूढ़ी दादी मिली। उसके घर की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में बिता रहे थे। चैन सच बताकर दादी को और परेशान नहीं करना चाहता था। उसने उन्हें कुछ पैसे दिए और उनसे झूठ कहा कि आपका नाती क्लास में फर्स्ट आया है, ये उसी की स्कॉलरशिप के पैसे हैं। वहीं दूसरी ओर जैक ली के इशारा करने पर चुपके से उस फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। लेकिन जब वो दवाई की शीशी छुपा रहा था, वो उसका ट्रेनर उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। इससे पहले वो सब सच उगल देता, ली ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो उसके मुंह में ढेर सारा पानी भर देता है ताकि वो किसी को सच ना बता सके। इसके बाद वहां मौजूद लोग उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं और उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। ली ने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया था, पर तभी वहां चैन आ जाता है। वो उन लोगों से पूछता है क्या उन्होंने किसी स्कूल के बच्चे को देखा है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे वहां से चले जाने की धमकी देता है। तभी लॉकर के अंदर से जैक के चीखने की आवाज आती है। चैन तुरंत समझ जाता है कि जैक मुसीबत में फंसा हुआ है। वो उन्हें उसे छोड़ने को कहता है, पर बात मानने की बजाय उन्होंने उल्टा चैन पर हमला कर दिया। चैन अकेले उन सब हट्टे कट्टे पहलवानों से फाइट करता है। अपने मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से वो अकेले ही कई लोगों पर भारी पड़ रहा था। आखिर में उसका सामना उनके सबसे ताकतवर MMA फाइटर से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है, पर चैन ने उसके मुंह पर क्रीम पोत दी जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। बस इसी का फायदा उठाकर चैन उसे बहुत मारता है। वो दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सबको लगा उस फाइटर ने चैन को हरा दिया, पर उसे खुद इतनी चोट आई थी कि वो बेहोश हो जाता है। वहां इतनी मारपीट हुई थी कि आखिर में पुलिस को बीच में आने पड़ता है। जैक पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि ली ने उसे उस फाइटर को ड्रग देने को कहा था,
पर पुलिस उसकी नहीं सुनती और इस केस को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। इसके बाद चैन जैक को उसकी दादी के पास ले गया। वो उसे दिखाता है कि उसकी दादी घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करती थी। चैन उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी दादी को एक अच्छी जिंदगी देनी है तो पढ़ाई पर फोकस करना होगा। पैसे कमाने के लिए इस तरह के शॉर्टकट्स सिर्फ नुकसान ही देते हैं। जल्द ही ये खबर न्यूज में आ जाती है कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल MMA फाइटरों का सामना किया और उसे कुत्ते की तरह पीटा। न्यूज वालों ने लाइव टीवी पर चैन की पिछली जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल डाला। ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है कि चैन एक एक्स मिलिट्री सोल्जर है और उसने जैक की जान बचाई। जब उन्हें पता चला कि चैन ने इसी स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था तो उसके बारे में और जानने के लिए वो एक अंकल में पास जाते हैं जो बहुत सालों से इस स्कूल में काम कर रहे थे। उन्होंने चैन के बचपन को अपनी आंखों से देखा था। स्टूडेंट को लगा कि उन्हें अपने टीचर के बारे में अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी, पर उन्हें जो पता चला उसे सुनकर वो दंग रह जाते हैं। पता चला कि चैन इस स्कूल का सबसे बदमाश लड़का हुआ करता था। उसके कारनामे सुनकर बच्चों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चैन एक दिन स्कूल की सेरेमनी में घोड़े बेचकर सो रहा था, पर उसकी नींद एक लड़के के पियानो बजाने से डिस्टर्ब हो जाती है। उसे चुप कराने के लिए चैन ने उस पर पानी के गुब्बारे फेंकने शुरू कर दिए और उसकी पूरी परफॉर्मेंस खराब कर दी। वो लड़का उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा, पर उसे बचते दौरान मूर्ति टूटकर उसके हाथ पर गिर जाती है। उस दिन मूर्ति तो टूटी ही, साथ ही उस बेचारे लड़के का हाथ भी टूट गया जो पियानो बजाता था, जिसके बाद उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। उस समय के प्रिंसिपल हर बच्चे में सिर्फ अच्छाई ही देखते थे, इसलिए उन्होंने चैन की भलाई के लिए उसे मिलिट्री स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। उस MMA फाइटर को हराने के बाद चैन अपने स्कूल में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। उसे देखकर सबके चेहरे पर चमक आ जाती है, और तो और उसकी क्लास के बच्चे भी एकदम सुधर चुके थे। आने वाली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरी क्लास जी जान से मेहनत कर रही थी। हालांकि इन सब के बीच क्रिस अकेला ऐसा स्टूडेंट था जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। पता चला कि उसे एक मेंटल डिसऑर्डर था जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। इस डिसऑर्डर में फोकस करने में बहुत दिक्कत होती थी। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोकल मेडिकल स्टोर पर जाकर वहां से कुछ इलीगल दवाइयां लेता था। इस बात से अनजान कि मेडिकल स्टोर वाला उसे दवाइयों के नाम पर ड्रग्स दे रहा था। क्रिस तनाव और अकेलेपन से निकलने के लिए और ड्रग्स लेने लगा था, लेकिन समय के साथ ये आदत उसकी लत बन गई और अब वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसी वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। चैन उसकी हालत को समझ जाता है और उससे वादा करता है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगा, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खराब हो जाते हैं। डिप्रेशन से जूझ रहा क्रिस एक दिन अपने भाई के स्कूल जाने के बाद बालकनी से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि वो कोमा में चला गया है। उसके सुसाइड की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। मीडिया इस घटना को मिर्च मसाला लगाकर पेश करती है और क्रिस की हालत के लिए स्कूल और खासकर चैन को जिम्मेदार ठहराने लगती है। सबको लगने लगा कि उसके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी थी, जिस वजह से उस लड़के ने ये कदम उठाया। बढ़ते दबाव के बीच चैन को एजुकेशन बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बुलाया जाता है, जहां उसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। जब वो स्कूल से जा रहा था तो सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर चैन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। बच्चों के चेहरे पर मायूसी साफ साफ देखी जा सकती थी, पर सिस्टम से हार मानने की बजाय वो उससे लड़ने का फैसला करते हैं। सारे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो आने वाले एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करेंगे और एजुकेशन बोर्ड को दिखा देंगे कि उन्होंने चैन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। बस फिर क्या था, सभी स्टूडेंट्स पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट जाते हैं और आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है। उधर हम ली को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि बच्चे स्कूल को बचाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। उन्हें रोकना जरूरी था, क्योंकि अगर वो पास हो जाते तो उसे स्कूल की जमीन कभी नहीं मिलती। तभी जैक और बाकी स्टूडेंट्स को चैन के नंबर से एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो एग्जाम से पहले स्कूल में उनसे मिलना चाहता है। सभी स्टूडेंट्स बिना कुछ सोचे स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये सब एक साजिश थी। उधर चैन, जो अमेरिका वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहा था, उसे बच्चों के धड़ाधड़ मैसेज आने लगते हैं। ली सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर बंद करके उनके फोन छीन लेता है। उसके गुंडे बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी बच्चा भाग ना सके। वहीं दूसरी तरफ चैन स्कूल पहुंच जाता है। बिना समय गवाए वो ग्राउंड में आया और गुंडे के मुंह पर इतनी जोर से बॉल फेंक कर मारी कि वो ढेर हो गया।
अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग और जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स के दम पर वो एक एक करके सभी गुंडों को हरा देता है। पर ली पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने चैन को मारने के लिए अपने और आदमी भेजे। चैन जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को आजाद कर देता है क्योंकि उनका टाइम पर एग्जाम हॉल में पहुंचना जरूरी था। इसी बीच गुंडे उनके पीछे भागते हैं, पर जैक ने उनके पिछवाड़े में स्क्यूवर्स घुसा दिया, जिससे उनकी सारी दबंगई एक झटके में निकल गई। आखिर में सिर्फ चैन और ली ही बचते हैं। चैन उससे फाइट कर ही रहा था कि तभी ली उसे अपना दाहिना हाथ दिखाते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। पता चला कि ली असल में वही लड़का था जिसका चैन ने हाथ तोड़ा था। उस दिन के बाद से ली कभी पियानो नहीं बजा पाया। उसके डैड, जो खुद भी एक गैंगस्टर थे, उन्होंने उस वक्त उसे कहा था, अगर इस फालतू पियानो की जगह बॉक्सिंग सीख ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसी दिन से उसके मन में चैन के लिए नफरत भर गई थी। वो अपनी बर्बाद हुई जिंदगी का जिम्मेदार चैन को मानता था। चैन को ये जानकर काफी बुरा लगा। वो अपनी पुरानी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा था, पर ली के लिए सिर्फ पछतावा काफी नहीं था। वो चैन पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है। चैन उससे लड़ना नहीं चाहता था, पर बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो मजबूरन उसे लड़ना ही पड़ा। आखिर में ली ने अपना चाकू निकाल लिया। चैन उससे वो चाकू छीन लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि एंड मौके पर उसने होश संभाला और वो चाकू अपने खुद के पैर में घोंप दिया। ये देख ली एकदम से चौंक जाता है। चैन वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो ली को बताता है कि वो काफी वक्त से उसे ढूंढ रहा था ताकि उससे माफी मांग सके। उसे अपनी गलती का एहसास था और वो उससे दिल से माफी मांगता है, जिसके बाद ली ने उसे माफ कर दिया। दूसरी तरफ बच्चे भी टाइम पर एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना एग्जाम दिया। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आता है और पूरी क्लास अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। उनकी मेहनत की वजह से स्कूल की रैंकिंग बढ़ जाती है और एजुकेशन बोर्ड स्कूल को 20% ज्यादा फंडिंग देने का फैसला करता है। उधर हम ली को देखते हैं जो सब कुछ भूलकर दोबारा पियानो बजाना शुरू कर देता है, जबकि क्रिस भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अगली बार एंट्रेंस एग्जाम देने का वादा करता है। चैन के सारे बच्चे पास आउट होकर यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी क्लास में नए बच्चों का बैच आया। ये नए बच्चे भी बहुत शरारती थे, जिसके बाद चैन उनका वैसे ही स्वागत करता है जैसा उसने बाकियों का किया था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि चैन अपने प्रिंसिपल की टूटी हुई नाक वापस जोड़ देता है। चैन उन्हें अपना आदर्श मानता था और वो हमेशा से उन्हीं की तरह बनना चाहता था। उन्होंने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।